हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सबमर्सिबल स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह होती है, कनेक्शन किस तरह होता है, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं सबमर्सिबल स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर है। जैसा कि जो सबमर्सिबल मोटर होती है वह कैपेसिटर रन एंड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। दैट मीन्स सबमर्सिबल स्टार्टर में हमें दो कैपेसिटर कनेक्ट करना होते हैं, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और एक रनिंग कैपेसिटर होता है। चलिए कुछ रेटिंग्स हम यहाँ पर समझ लेते हैं सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर के ऊपर यहाँ पर दी गई है। यदि आपकी मोटर का एम्प देखा जाए, यदि 6 से 10 एम्प होता है तो आपको वहाँ पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना होगा वह 100 to 120 माइक्रोफेरेड का लगेगा और जो रनिंग कैपेसिटर होगा वो 36 माइक्रोफेरेड का लगाना होगा। यदि आपकी मोटर का एम्प 9 to 14 एम्पेयर होगा तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा वो 120 to 150 का होगा और जो रनिंग कैपेसिटर होगा वो 50 माइक्रोफेरेड का होगा। यदि आपकी मोटर का एम्प 13 to 21 है तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा वो 120 to 200 का लगेगा और जो रनिंग कैपेसिटर लगेगा वो आपको 36 to 36 के दो कैपेसिटर लगाना होंगे। चलिए यहाँ पे यदि आपकी मोटर के एम्प 20 to 32 एम्प होता है तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा वो 200 का लगेगा या 250 तक लगेगा और जो रनिंग कैपेसिटर होगा वो 50-50 के आपको दो कैपेसिटर कनेक्ट करना होंगे। यदि आपके पास 100 माइक्रोफेरेड का वो एक कैपेसिटर है तो आप वह भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारी मोटर का जो एम्प है वो 13 to 21 है। दैट मीन्स इसमें जो हमारे पास रनिंग का जो कैपेसिटर लगने वाला है हम यहाँ पे एक 50 माइक्रोफेरेड का लगा रहे हैं और एक 36 माइक्रोफेरेड का कनेक्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना होगा वो 150 to 200 का लगाना होगा क्योंकि हमारी मोटर का एम्प 13 to 21 है। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 5 टर्मिनल दिए गए हैं, 2 टर्मिनल इनपुट के लिए है और 3 टर्मिनल यहाँ पर आउटपुट के लिए है। फिर इनपुट के लिए आप देख सकते हैं फेज और न्यूट्रल हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, ये लाइव या न्यूट्रल कनेक्ट करना होंगे और जो 3 वायर होने वाले हैं वह हमारी मोटर में जाने वाले हैं आर, वाई एंड बी। यहाँ पे 3 टर्मिनल्स का मतलब क्या है, देखिए जो रेड वाला वायर होगा वह हमारा बेसिकली वहाँ पे रनिंग के लिए होने वाला है, जो येलो वाला वायर होगा वह स्टार्टिंग के लिए होने वाला है और जो ब्लू वाला वायर होगा वह कॉमन वायर होने वाला है। तो कॉमन वायर बी में लगने वाला है, आर रनिंग, वाई स्टार्टिंग और बी कॉमन वायर होने वाला है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सिंपल इसमें कनेक्शन हमें करना होता है, आर वाई भी हमारी मोटर में चले जाएंगे। चलिए इसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए गए हैं हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास MK1 या LNT मेड का एक कॉन्टेक्टर होता है या स्टार्टर होता है जो हमारे मोटर स्टार्टर को रन करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा सब कुछ हम समझने वाले हैं। यहाँ पे एक NVC कॉइल होती है जो कि ऑपरेट होती है तो हमारा स्टार्टर ऑपरेट होता है। यह जो NVC कॉइल है वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली होती है। ये हमारे पास एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो कि 150 to 200 का है और यहाँ पे 2 रनिंग कैपेसिटर है जो कि एक 50 माइक्रोफेरेड का और एक 36 माइक्रोफेरेड का है। कैपेसिटर का कनेक्शन हमें यहाँ पर करना होते हैं। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर के 2 वायर होते हैं वह हमें स्टार्ट पॉइंट पर लगाना होते हैं, 2 फर्स्ट टर्मिनल होते हैं और दोनों रनिंग कैपेसिटर को हमें यहाँ पे पैरेलल पहले कनेक्ट करना है और पैरेलल करने के बाद जो लास्ट के 2 टर्मिनल होते हैं वहाँ पर हमारे रनिंग कैपेसिटर लग जाते हैं। कैपेसिटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दोनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल में पहले कनेक्ट कर लिया है। चलिए और समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यदि यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक स्टार्ट पुश बटन होता है। स्टार्ट पुश बटन में हमारे पास पीछे की तरफ 2 NO एलिमेंट होते हैं। 2 NO एलिमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 NO एलिमेंट इसलिए दिए गए होते हैं क्योंकि एक NO एलिमेंट यहाँ पे हमारे स्टार्टर को स्टार्ट करता है और एक NO एलिमेंट यहाँ पर स्टार्ट कैपेसिटर को स्टार्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं एक NO एलिमेंट यहाँ पे स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए है और एक NO एलिमेंट हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे 2 NO दिए गए, आप ध्यान से समझिए। एक पंप ऑन इंडिकेटर होता है, दैट मींस ये इंडिकेटर ऑन होता है तो हमें पता चलता है हमारा स्टार्टर में सप्लाई आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक एम्प मीटर होता है। एम्प मीटर में हम चेक कर सकते हैं हमारा स्टार्टर या मोटर कितने एम्प ले रही है, जो कि हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एम्पियर मीटर को। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर में हम डायरेक्ट या वोल्ट मीटर हमेशा हमारा रन नहीं होता है। दैट मीन्स हमारे पास ये स्विच होता है, जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तभी हमारा वोल्ट मीटर में सप्लाई जाती है और वहाँ पे हम वोल्टेज देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। जब स्विच ऑफ होता है तो वहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर ऑफ हो जाता है। जब हमें वोल्टेज को चेक करना होता है तो वहाँ पे जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो हमें वोल्टेज वहाँ पर पता चल जाता है।
चलिए, ये हमारे पास एक स्टॉप पुश बटन होता है और स्टॉप पुश बटन में आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं किया गया और स्टॉप पुश बटन में हमें कोई भी कनेक्शन नहीं करना होता है। जैसे हम इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही हमारा स्टार्टर का जो एनसी टर्मिनल होता है वह प्रेस होता है और हमारा स्टार्टर जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एनसी यहाँ से ब्रेक हो जाता है। आप ध्यान रखिए, स्टार्ट जो हमारा स्टॉप पुश बटन होता है उसमें हमें कोई कनेक्शन नहीं करना होता, किसी किसी स्टार्टर में करना होता है, बट इस स्टार्टर में हमें स्टॉप पुश बटन में कोई भी कनेक्शन नहीं करना है। चलिए पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर्स को फिट कर लेते हैं, फिर इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम ड्राइंग में सीखने वाले हैं। ड्राइंग में सीखने से क्या होगा, हमारे सारे डाउट आसानी से क्लियर हो सकेगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं किस तरह। चलिए अब हम कनेक्शन समझ लेते हैं ताकि हमारे सारे डाउट आसानी से क्लियर हो सके। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एलएनटी में एक स्टार्टर दिया गया है, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स दिए गए हैं, ये रनिंग कैपेसिटर है जो कि 36 के दो कैपेसिटर हम कनेक्ट करने वाले हैं, और यह स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो कि 150 to 200 माइक्रोफेरेड का है। ध्यान रखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर हमेशा ज्यादा रेटिंग का कनेक्ट किया जाता है और रनिंग कैपेसिटर कम का होता है। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन करना होगा कनेक्टर में, और यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर के कनेक्शन करना होगा। किस तरह कनेक्शन होंगे वह भी हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास यह एक स्टार्ट स्विच है जिसमें हमने दो एलिमेंट कनेक्ट किए हैं एनो, एक एनो एलिमेंट से हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा और एक एनो एलिमेंट से हमारे स्टार्ट कैपेसिटर को सप्लाई मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंडिकेटर लैंप हमने कनेक्ट किया है, एक एम्पियर मीटर कनेक्ट किया है जिससे हम एम्पियर मेजर कर सकते हैं कितना एम्पियर जा रहा है, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट किया है। एक स्टॉप बटन है, बट इस स्टॉप बटन में हमें कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं करना है। ध्यान रखिए, किसी किसी स्टार्टर में आपको स्टॉप पुश बटन में सप्लाई कनेक्ट करना होती है, बट इस स्टार्टर में हमें नहीं कनेक्ट करना होती है। और किसी स्टार्टर में आपको एमसीबी भी दी गई होती है, बट यहाँ पे एमसीबी नहीं दी गई होती है। यदि एमसीबी दी गई होती तो बस जो फेज होता है उसे हम एमसीबी के थ्रू दे देते हैं, जस्ट इतना ही फर्क होता है। सबसे पहले यदि हम कनेक्शन की बात करें तो हमारा जो फेज होगा, सबसे पहले हम फेज की वायरिंग कर लेते हैं। जो हमारा फेज होने वाला है सबसे पहले जाएगा ये हमारे एम्प मीटर में, ताकि हम वहां से मेजर कर सके कि कितना एम्पियर करंट जा रहा है। सबसे पहले हम फेज को ले जाकर एम्प मीटर में कनेक्ट करते हैं। एम्प मीटर में कनेक्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं हमारे पूरा स्टार्टर में कितना करंट जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा एम्प मीटर में फेज चला जाएगा, और एम्प मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एम्प मीटर के एक टर्मिनल में हम फेज कनेक्ट कर देगा, और जो दूसरा टर्मिनल होगा यहां से ये सप्लाई निकलेगी। तो यहां से हम इस सप्लाई को निकालने के बाद इसे कहां कहां पे देना होती है, सबसे पहले इस सप्लाई को ले जाकर हमें देना होती है हमारे जो पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन, इस स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करना होती है। तो एक एनो एलिमेंट में हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, और यहीं से हम एक कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, और यहां से दूसरे एनो एलिमेंट में भी हम सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों एनो एलिमेंट या स्टार्ट पुश बटन में अभी सप्लाई आ चुकी है। यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं एम्प मीटर का जो आउटपुट होता है उससे हम ले जाके वोल्ट मीटर का जो बेसिकली स्विच होता है, इस स्विच में एक कनेक्ट कर देते हैं। स्विच को हम जैसे ही प्रेस करते तो यहां से हमारा फेज निकलता है और यह जाता है हमारे वोल्ट मीटर में। तो आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर में फेज अभी आ चुका है। कहां से आया है, तो फेज जो वोल्ट मीटर में आया है वो एम्प मीटर से होते हुए स्विच के जरिए आया है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो वोल्ट मीटर में यहाँ पे फेज आ जाएगा। वोल्ट मीटर में हमें न्यूट्रल भी देना होता है, तो न्यूट्रल हम अभी कनेक्ट नहीं कर रहे, जब हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे तब न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए फेज हमारा यहाँ पे एम्प मीटर में भी आ चुका है, वोल्ट मीटर में भी आ चुका है, प्लस पुश बटन में भी जा चुका है। अब हमें पावर वायरिंग करना होगा, तो पावर वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारा यही जो फेज आया है इसी फेज को हम ले जाते हैं। जो फेज आया है हमारा, आप एम्प मीटर के आउटपुट से फेज लीजिए। तो एम्प मीटर के आउटपुट से हमने एक फेज लिया, और इस फेज को ले जाके पावर वायरिंग के लिए हमें इस फेज को कनेक्ट करना होता है। तो हम यहां से क्या करते हैं, फेज को ले जाते हैं और कॉन्टेक्टर में जो मोटर में जाने वाला है वहां पर इसे आप देख सकते हैं, यहां से इसे ले जाते हुए कॉन्टेक्टर के जो पावर टर्मिनल होता है यहां पे कनेक्ट कर देना है। तो हमारा फेज आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर में भी आ चुका है, एमीटर में भी आ चुका है, और यहाँ पे पावर वायरिंग के लिए हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है वहां पर भी आ चुका है। तो हमारे अभी इनपुट सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है स्टार्टर में। आप ध्यान से वॉच कीजिए, आपको सब कुछ काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्टर में कॉन्टेक्टर में 3 टर्मिनल दिए गए हैं, बट हमारे पास आने क्या वाला है, फेज और न्यूट्रल आने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्टर के इसी टर्मिनल को भी लूपिंग कर सकते हैं। लूपिंग करने से क्या होगा, हमारा ये जो फेज होगा, फेज के लिए 2 टर्मिनल हो जाएंगे। यदि हमारी मोटर बाय द वे ज्यादा एम्पियर लेती है तो जो कॉन्टेक्टर का एक टर्मिनल होता है वह जलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं 2 टर्मिनल को लूपिंग करने से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
जो फेज के लिए टर्मिनल होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और कभी भी हमारा कॉन्टेक्टर जलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, जिससे फेज हमारे 2 टर्मिनल से जाने वाला है। तो देखिए स्टार्टर को हमें 2 जगह से स्टार्ट करना है। यदि हम यहाँ पे इस एनो एलिमेंट को प्रेस करते, यहाँ पे एक प्लंजर दिया गया होता तो यहाँ से भी स्टार्ट होना चाहिए, और इस एनो एलिमेंट को हम एनो पुश बटन को जब प्रेस करते तो यहाँ से भी स्टार्ट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए 2 फंक्शन होना चाहिए, इस पुश बटन से भी हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाए, और बाय द वे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम यहाँ पे मैनुअली भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो पहले हम मैनुअली किस तरह कर सकते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए जो फेज हमारा यहाँ पर आया है, इसी फेज को ले जाकर हम जो हमारे पास ओवरलोड रिले में एनो पॉइंट होता है यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए एनो में कनेक्ट कर दिया, यही फेज। यहां से एनो को जब हम प्रेस करेंगे यहां पर, तो यहां से हमारा एक कनेक्टर कनेक्ट होता है जो कि एनसी में आ जाता है। ठीक है, जैसे ही एनो को प्रेस करेंगे तो यहां से कनेक्टर कनेक्ट होता है, तो फेज हमारे से एनसी में आ जाएगा, और एनसी से कंटिन्यू सप्लाई जाती रहती है, तो यह हमारी आ जाएगी एनवीसी कॉइल में। तो हमारे स्टार्टर में यहाँ पर फेज एनवीसी कॉइल में 220 वोल्ट में फेज मिलने वाला है। तो हम क्या, सबसे पहले क्या होगा, जब हम यहाँ पे से इसे मैनुअली प्रेस करेंगे तो यहाँ से फेज आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो हमारा स्टार्टर यहाँ से भी ऑन होगा। और यदि हम पुश बटन से स्टार्ट करने चाहते हैं तो पुश बटन से यहीं से एक फेज निकलेगा, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो इसके प्रेस होते ही यहाँ से हमारा फेज जाएगा जो कि जाने वाला है यहाँ से, और ये हमारा फेज आ जाएगा इस एनसी टर्मिनल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम अभी एनसी टर्मिनल में इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, एनसी से सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से हमारा एनवीसी कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ से ऑन करना चाहे तो यहाँ से भी हो जाएगा, और यहाँ से ऑन करना चाहे पुश बटन से, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो एनसी में सप्लाई जाएगी और यहाँ से हमारी एनवीसी कॉइल में आ जाएगी। तो हम स्टार्टर को स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है तो इंडिकेटर ने भी ग्लो करना चाहिए। देखिए, तो इंडिकेटर को ग्लो करवाने के लिए जैसे ही पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो पुश बटन के प्रेस करते ही यहां से फेज निकलेगा और इस इंडिकेटर में भी आ जाएगा। देखिए, जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो फेज हमारा स्टार्टर में चला जाएगा, हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा, प्लस इंडिकेटर में फेज आ जाएगा, तो हमारा इंडिकेटर भी ग्लो हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल हम डायरेक्ट देने वाले। किस तरह देंगे हम समझ लेते हैं। अभी हमने कैपेसिटर का कोई भी कनेक्शन नहीं किया है, कैपेसिटर कनेक्शन हम लास्ट में देखने वाले हैं। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं, न्यूट्रल की वायरिंग किस तरह से की जाएगी। तो देखिए, न्यूट्रल हमें कहां पे देना है, एनवीसी कॉइल में डायरेक्ट देना है, इंडिकेटर में देना है, प्लस वोल्ट मीटर में देना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को लेते हैं और इसे ले जाकर हम इस एनवीसी कॉइल में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स हमारा स्टार्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट मिलने वाला है और फेज यहां से भी आ जाएगा और यहां से प्रेस करेंगे तो यहां से भी आ जाएगा। तो यहाँ हमारा स्टार्टर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। कंट्रोल वायरिंग के लिए अभी पावर वायरिंग हमने नहीं की है। तो देखिए, फेज हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आ चुका है और यहीं से हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल वायर और कनेक्ट करेंगे और यहीं से न्यूट्रल हम ले जाकर इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। तो इंडिकेटर में भी हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा। फेज कहां से मिलेगा, इस पुश बटन से मिलेगा, और न्यूट्रल हमारे इंडिकेटर लैंप को डायरेक्ट मिलने वाला है। तो जैसे ही इंडिकेटर हमारे पास फेज आएगा इंडिकेटर में, तो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो हो जाएगा पुश बटन को प्रेस करते ही, और हम वहां पे समझ सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर ग्लो होने से हमारा स्टार्टर रन कर रहा है। अब हमें न्यूट्रल यहीं से एक वायर हम और कनेक्ट करेंगे और यहीं से वायर को ले जाकर वोल्ट मीटर में भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, उसमें हमें फेज और न्यूट्रल दोनों देना होते हैं। तो यहां से हम न्यूट्रल ले जाकर इस वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर में हमारे पास फेज और न्यूट्रल दोनों आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन हो चुका है, ए मीटर का हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास इस पुश बटन या स्विच का कनेक्शन हो चुका है और स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। चलिए, अब पावर वायरिंग के लिए भी हमें न्यूट्रल देना होगा। तो पावर वायरिंग के लिए हम न्यूट्रल यहां से लेते हैं, देख सकते हैं आप, यहीं से हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और इसे ले जाकर हम हमारे स्टार्टर में यहां पर जो थर्ड वाला टर्मिनल है यहां पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फेज के लिए हमारे पास 2 टर्मिनल है और न्यूट्रल के लिए यह वाला टर्मिनल है। न्यूट्रल हमारा यहां से निकलेगा, फेज इन 2 टर्मिनल से निकलने वाले, फेज यहां से और न्यूट्रल यहां से निकलेगा। तो देखिए, न्यूट्रल यहां से जब निकलेगा तो यह जाएगा हमारे बी टर्मिनल में। देखिए, इसका जो आउटपुट होने वाला है कॉन्टेक्टर का आउटपुट, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। क्या होगा, जब हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा तो यहां से सप्लाई निकलेगी और यह बी टर्मिनल में जाने वाली है। देखिए, बी टर्मिनल में, और यह कॉमन के लिए है। बी हमेशा कॉमन के लिए होता है, वाई स्टार्टिंग के लिए होता है, वाई स्टार्टिंग के लिए, और आर यहाँ पे रनिंग के लिए होता है। आप देख सकते हैं बी कॉमन के लिए है। तो हमारे मोटर में कॉमन यहां से डायरेक्ट जाएगा, जैसे हमारा स्टार्टर ऑन होगा
तो देखिए मोटर में अभी हमारा कॉमन में सप्लाई जा चुकी है, यहां से हमारा फेज निकलेगा और फेज निकलने के बाद जब हमारा स्टार्टर ऑन होगा तो ये फेज जाएगा रनिंग वाले सप्लाई पॉइंट में। दैट मीन्स हमारे मोटर में रनिंग भी चला जाएगा यहां से और कॉमन में सप्लाई यहां से चली जाएगी। जस्ट अब हमें मोटर में स्टार्टिंग में सप्लाई देना है जो कि कैपेसिटर के द्वारा आएगी। तो किस तरह कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में सप्लाई दी जाएगी, चलिए समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम कनेक्टर में कैपेसिटर के वायर कनेक्ट कर देते हैं। हमारे पास 2 रनिंग के कैपेसिटर है तो इन्हें हमें पैरेलल में पहले कनेक्ट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, पहले रनिंग कैपेसिटर को इस दूसरे रनिंग वाले से एक टर्मिनल यहाँ पे आ गया हमारे पास और एक इसे यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे कनेक्ट कर लिया तो एक टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो 2 रनिंग के आ गए हैं, पैरेलल कनेक्ट करने पे 2 रनिंग स्टार्टिंग के आ चुके हैं। तो जो स्टार्टिंग वाले वायर होने वाले हमें जस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, आप देख सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग के टर्मिनल दिए गए हैं उन्हें यहाँ पे स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देना है, पहला टर्मिनल हो चुका है। यहीं से हम एक वायर और ले गए और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो जो स्टार्टिंग के पॉइंट होने वाले वो दोनों यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। जो रनिंग वाले होने वाले हैं एक को यहाँ पर कनेक्ट करना है और एक को यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो जस्ट अभी कैपेसिटर के वायरों को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसका काम जब तक होता है जब हमारी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाता है और रनिंग कैपेसिटर पूरे टाइम तक हमारे स्टार्टर में रन होता है। अब कनेक्शन किस तरह किया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रनिंग का प्लस एक स्टार्टिंग के टर्मिनल को लेके हमें शॉर्ट कर देना है कनेक्टर से। आप देख सकते हैं एक स्टार्टिंग और एक रनिंग शॉर्ट हो चुका है, काफी सिंपल है। अब रनिंग कैपेसिटर हमारा फुल टाइम रन करता है तो यहां से जब हम स्टार्टर को ऑन करेंगे तो यहां से सप्लाई निकलेगी। तो यहीं से हम एक कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, देख सकते हैं आप, और यहां से ले जाकर हम रनिंग कैपेसिटर में सप्लाई दे देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए अब जब हमारा स्टार्टर रन होगा, ऑपरेट होगा तो यहां से फेज निकलेगा और वह आ जाएगा रनिंग कैपेसिटर में। तो रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यू यहाँ पे कनेक्ट होगा, देखिए रनिंग कैपेसिटर यहाँ पे कंटिन्यू कनेक्ट होगा, यहाँ से होके मोटर में रनिंग टर्मिनल में चला जाएगा। कैपेसिटर का जो भी पावर होगा वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से मोटर टर्मिनल में आ जाएगा। तो रनिंग कैपेसिटर फुल टाइम तक कनेक्ट होगा। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा उसे सप्लाई हम कहाँ से देंगे, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए जैसे कि हमने बताया था जो एनो एलिमेंट है दूसरा वाला उसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसे ले जाकर हम यहाँ पे एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो एक टर्मिनल बचा हुआ है इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इससे होगा क्या, जब हम यहाँ पर इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पुश बटन के प्रेस करते ही फेज हमारा यहाँ से निकलेगा और ये हमारे स्टार्ट कैपेसिटर में आ जाएगा। अब जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट होगी पुश बटन को हम छोड़ेंगे तो छोड़ते ही यहाँ से सप्लाई कट जाएगी और स्टार्टिंग कैपेसिटर की यहाँ से सप्लाई कट जाने के कारण हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टॉप हो जाएगा और जो रनिंग कैपेसिटर वो कंटिन्यू यहाँ पे मोटर टर्मिनल के द्वारा कनेक्ट होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो, रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यू रन रहेगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर पुश बटन छोड़ते ही यहाँ से कट हो जाएगा। अभी हमने स्टार्टर में होल्डिंग नहीं दी है, होल्डिंग हम लास्ट में देंगे, अभी जस्ट ऑपरेट किया है नॉर्मली। अब देखिए यहाँ पे रनिंग का एक टर्मिनल जो बच रहा है उसे हम यहाँ से ले लेंगे। बेसिकली स्टार्टिंग का जो एक टर्मिनल यहाँ पर हमने जो दोनों को कनेक्ट किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक कनेक्टर से हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कनेक्टर से और इसे यहाँ पर ले जाएंगे और इसे ले जाकर हम हमारी मोटर की जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है इसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी मोटर में क्या होगा, रनिंग की जो सप्लाई होने वाली है वो यहाँ से फेज आने वाला है प्लस यहाँ से कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा। तो रनिंग मोटर में जो आर वाई भी जाएगा वो यहाँ से जाएंगे, रनिंग में यहाँ से जाने वाला है और जो स्टार्टिंग होने वाला है उसमें न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट आने वाला है और जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होने वाला है वो कैपेसिटर के जरिए यहाँ से आने वाला है। अब मेन चीज आती है हमारा स्टार्टर होल्ड किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो एनो टर्मिनल का जो कॉन्टेक्टर में जो फोर्थ टर्मिनल होता है वह एनो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं जिससे हमारा स्टार्टर यहाँ से होल्ड हो जाएगा। जैसे ही प्रेस होगा तो इसे एनो से सप्लाई वापस यहाँ मिल जाएगा और हमारा जो कॉन्टेक्टर या स्टार्टर है वह परमानेंट होल्ड हो जाएगा। तो होल्डिंग उसे यहाँ से मिलने वाली है। और आप एक चीज और समझिए, जब स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होगा उसे डिस्चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट करना होगा, नहीं तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। इस रेजिस्टर के कनेक्ट करने से क्या होगा, जैसे हमने मोटर स्टार्टर को स्टार्ट किया हमारा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा और जब यहाँ से स्टॉप होगा तो ये रेजिस्टर क्या करेगा, हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर देगा। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं दोनों स्टार्टिंग कैपेसिटर के बीच में।
सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह इंडिकेटर का कनेक्शन किया है, किस तरह एम्पीमीटर का, किस तरह वोल्ट मीटर का, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टर का होल्डिंग किस तरह दी, दो एनो एक पुश बटन क्यों लगाए, क्योंकि एक स्टार्टअप एक से हमारा इंडिकेटर स्टार्ट हो सके प्लस स्टार्टर स्टार्ट हो सके और दूसरे से हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर में सप्लाई जा सके और यहाँ से मोटर टर्मिनल में हमारे तीनों वायर चले जाएंगे जो कि मोटर यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और ध्यान रखिए स्टॉप बटन में हमें यहाँ पे कोई भी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है, किसी किसी स्टार्टर में कनेक्ट करना होती है बट यहाँ पे नहीं करना होती। क्या होगी, जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो ये मैकेनिकली ऑपरेट होता है, यहाँ पर होता है इसका कनेक्शन, जैसे ही डोल लगता है तो यहाँ पे लगने से क्या होगा, जैसे ही प्रेस होगा तो ये एनसी हमारी कट हो जाएगी और एनसी के कट होते ही हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए हम स्टॉप पुश बटन में कोई भी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही।